सब में कुछ न कुछ विसंगतियां होती हैं। प्रारंभिक तौर पे जो भी सर्किट डिजाइन किए जा रहे थे, किए गए हैं, उनमें समय समय पर मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो क्लेफ ऑसिलेटर जो है कोलपिट्स ऑसिलेटर का मॉडिफाइड रूप है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जो स्ट्रेक कैपेसिटेंस होता है वो गुण समाप्त हो जाता है इसमें। तो समझा रहा हूं सर्किट इसका इसलिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी बात करते हैं, ठीक है। ये कोलपिट्स ऑसिलेटर सुझाव रूप है। इसमें फर्क ये हो जाता है कि इस कॉइल के साथ में श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर C3 और जोड़ दिया जाता है, जबकि कोलपिट्स में क्या होता है, जोड़ा नहीं जाता। यहाँ पे कैपेसिटर लगा के और इसे कैपेसिटर लगा के यहाँ पे जो अपन इसको फीडबैक देते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट मोड देते हैं फीडबैक के, और यहाँ से भी डायरेक्ट जोड़ते हैं इसको, ठीक। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि सर्किट में जो स्ट्रेक कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है कोलपिट्स ऑसिलेटर, वो कैपेसिटर C3 खत्म कर देता है। क्या होता है, जब कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता है, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं चार्ज, दोनों हाफ साइकिल के समय हो सकता है कि दोनों में कुछ अंतर रह गया हो सकता है एक कैपेसिटर पहले चार्ज हो गया, थोड़ा सा देर चार्ज हो रहा, ठीक है। इस कारण से स्ट्रेक कैपेसिटेंस की भावना उत्पन्न हो जाती है यहाँ पे। यानी उससे क्या होता है, जो ऑसिलेशन जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके मान में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन उत्पन्न होने लगता है। उस फ्लक्चुएशन को ये कैपेसिटर C3 खत्म कर देता है। होता ही है कि जैसे सर्किट को सप्लाई देते हैं, हम स्विच का ऑन करते हैं RFC कॉइल के द्वारा, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल द्वारा सिर्फ DC सप्लाई यहाँ पे आती है, और ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर करने से बढ़ता है, तो उस वक्त कैपेसिटर C1 और C2 चार्ज हो जाते हैं। सर्किट से ऑन करते हैं, ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट जैसे बढ़ना स्टार्ट होता है, वैसे ही सप्लाई कैपेसिटर C1 C2 को मिलती है और ये चार्ज हो जाते हैं, और C3 को मिलती है साथ में, तीनों चार्ज हो जाते हैं। फिर ये दोनों डिस्चार्ज होकर के जो ऑसिलेशन उत्पन्न करते हैं, उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को ये सहायता प्रदान करता है कैपेसिटर C3। वास्तव में होता ही है कि इसके ये C1 C2 का मान C3 के लगभग बराबर हो जाता है इसमें, ठीक है, लगभग बराबर हो जाता है। वास्तविकता ये रहती है यहाँ। और यहाँ पे जब डिस्चार्ज होकर ऑसिलेशन उत्पन्न करते हैं कॉइल से, उस ऑसिलेशन कुछ बार फीडबैक के रूप में हम यहाँ से सीधे ट्रांजिस्टर के बेस पर देते हैं, और बेस में फिर एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की बात कार्य करता है यहाँ पे, और उसको एम्पलीफाई करके कैपेसिटर C5 के द्वारा आउटपुट लेते हैं, जबकि ऑसिलेशन में कुछ भाग पूरे DC सप्लाई में ऐड नहीं होने पाए,
इसलिए हम ये कॉइल लगाते हैं जो कि एक प्रकार का चोक का कार्य करता है ये, और अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर नहीं जाने देता, जिस लाइन में ऐड नहीं होने देता है, और अपने बायस वोल्टेज यहाँ से प्राप्त होते रहता है। ये आखिरी जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये स्थिर बायस के लिए दिया गया है यहाँ पे, यानी स्थिरीकरण के लिए दिया गया है ये, ताकि जो भी फ्रीक्वेंसी निकले उसकी मान हमेशा स्थिर बनी रहे। इस प्रकार से सर्किट वर्क करता है। इसकी जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है एफ, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी एफ आर का होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर होता है। यानी ऑसिलेशन का पूरा चक्र कैपेसिटर C1, C2 और C3 के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसका दूसरा सूत्र ये लिखते हैं एफ फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी टी एंड टोटल कैपेसिटेंस का मान। इस सूत्र के द्वारा हम इसकी फ्रीक्वेंसी को हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चित्र बना दो। क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल अपने आप में खुद एक टैंक सर्किट होता है, खुद एक अपने आप में टैंक सर्किट होता है क्रिस्टल देखा जाए तो। इसकी विशेषता ये होती है कि इसके फलकों पर जब कोई प्रत्यावर्ती दबाव डालते हैं दूसरे फलक पर एसी सिग्नल उत्पन्न हो जाता है, या दूसरे फलक से कोई ऐसी सिग्नल दी जाए तो ये वाइब्रेशन करने लगता है, अपना वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए इसकी विशेषता होती है कि एक चक्र में प्रथम हाफ साइकिल चक्र समय एनर्जी को एकत्रित करता है ये, और दूसरी हाफ साइकिल समय एनर्जी को रिड्यूस करता है, छोड़ देता है। ठीक है, तब उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कैसे ये वर्क करता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है,
जो ये वर्क इसे करता है इस तरह। जैसे ही हम इसको सप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट बढ़ता है और बढ़ करके ये कई सर्किट को मिलता है जहाँ पे कैपेसिटर C1 चार्ज हो जाता है और थोड़ा सा डिस्चार्ज होकर ऐसा आसलेशन उत्पन्न करता है। उस आसलेशन कुछ भाग फीडबैक के रूप में L2 के द्वारा क्रिस्टल को दे दी जाती है। L2 के द्वारा क्रिस्टल को दे दी जाती है यहाँ पे, ये नहीं क्रिस्टल को दे दी गई। अब क्रिस्टल क्या करता है, उस वक्त फ्रीक्वेंसी कमजोर होती है प्रारंभिक तौर पर, थोड़ा ये पहले छोटी होती है L2 L3। यहाँ जो आसलेशन जो भाग मिलता है वो कम मिलता है, उसका कुछ भाग ही जो है पूरे भाग में कुछ भाग ही फीडबैक के रूप में यहाँ पे क्रिस्टल मिलता है। क्रिस्टल की विशेषता ये बता देती है हमने कि इसके फलकों पे जब एक फल पे जब कोई सप्लाई देंगे अपन तो प्रथम एसी की प्रथम हाफ साइकिल समय एनर्जी को अवशोषित करेगा और द्वितीय हाफ साइकिल समय ये यानी प्रथम हाफ चल यही है, द्वितीय हाफ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उल्टा ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है इसमें, एक दफे धक्का लग गया वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, किसकी विशेषता है कि स्थिर मान की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज होती है, स्थिर होती है। जिसे क्लैंप ऑसिलेटर था ना, ये क्लैंप ऑसिलेटर था ना ये, जो कि स्थिर मान स्टैक कैपेसिटेंस दूर करने के लिए लगाया था हमने तीसरा कैपेसिटर। वैसे ही यहाँ पे ये क्या काम करता है कि कैपेसिटर नहीं सीधे ये एक स्थिर मान की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। ये उस फ्रीक्वेंसी को हम ट्रांजिस्टर के बेस पर दे देते हैं और साथ में ये R1 R2 R3 R4 C2 और ये RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी पाई। यहाँ पर हमने RFC हमने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टल यहाँ पर लगा हुआ है। अगर क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी नीचे ही अर्थ में आ जाए, यहाँ पर सर्किट को मिल जाए इसको, ठीक है नहीं, तो ट्रांजिस्टर की पूरी बायसिंग खराब हो जाएगी। ट्रांजिस्टर की पूरी बायसिंग खराब हो जाएगी, यानी ट्रांजिस्टर को जितना एम्प्लीफिकेशन करना चाहिए उसके अनुपात कोई एम्प्लीफिकेशन अपने को आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो अपने को ये चाहिए कि यहाँ पे बायस का वोल्टेज बढ़ता रहे, पोटेंशियल डिवाइडर काम करता रहे, ये वोल्टेज डिवाइडर काम होता रहे और साथ में फ्रीक्वेंसी भी नीचे नहीं आए, वो फ्रीक्वेंसी सीधे बेस में ही प्राप्त हो। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर सीधे बेस में ही जाए, जो कि एम्पलीफायर फॉर्म पे ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे पहुंचती है, पहुंच के कॉइल L1 को मिलती है। ठीक है, जो कि इसके द्वारा इंडक्टिवली कपल कॉइल जो है इंडक्टिवली कपल कॉइल L3 के द्वारा जो है आउटपुट हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है चक्र, जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है वो क्रिस्टल की मोटाई के ऊपर निर्भर करती है। क्रिस्टल जितना मोटा होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल जितना पतला होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। इसमें फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/, क्रिस्टल की मोटाई। इसमें फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/, क्रिस्टल की मोटाई। यानी क्रिस्टल की मोटाई के ऊपर निर्भर करता है कि ये कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि जो फ्रीक्वेंसी एक दफे प्रारंभिक तौर जो दबाव मिला इसको एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, वो फ्रीक्वेंसी बेस मिला जो कि एम्पलीफायर फॉर्म में कलेक्टर पर पहुंचता है और पुनः L1 में मिलता है, जो कि इसके द्वारा इंडक्टिवली कपल कॉइल L3 को प्राप्त हो जाता है। यानी ट्रांसफार्मर एनर्जी वर्क करता है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर अपने आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इसका जो है यह है कि फ्रीक्वेंसी जो निकलती है, कितना फ्रीक्वेंसी बना 1/, क्रिस्टल की मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक है। Thank you for watching a video. Like and subscribe please.